गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आया हूँ गॉस की प्रमेय से। मैंने प्रीवियस लेक्चर में गॉस की प्रमेय समझाया था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसका डेरिवेशन भी समझाया था, उसको प्रूव भी किया था कि उसका फॉर्मूला कैसे आया था। तो हमने ये बताया था कि जो गॉस की प्रमेय होती है, किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ पर आवेशित कुल आवेश क्यों तथा उसके अपवन पान अपसारण नॉट गुना होता है। ये हमने वहाँ पर गॉस की प्रमेय समझाया था। आज मैं उसी से रिलेटेड उसका मैंने डेरिवेशन भी वहाँ करवाया था। आज मैं उसी से रिलेटेड गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लेकर आया हूँ, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड अनुप्रयोग। तो आज मैं फर्स्ट अनुप्रयोग कराऊँगा। पहला अनुप्रयोग वहाँ क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक हम अनंत विस्तार की एक लंबाई की कोई क्षण लेंगे, उस पर आवेश समान रूप से वितरित होगा, वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का हो सकता है। तो उसके कारण हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे गॉस के नियम के अनुसार। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए हम मान लेते हैं ये हमारी कोई क्षण है अनंत लंबाई की, ऐसे डेडस कर देंगे। इसका मतलब है कि आगे ये और भी बढ़ती रहेगी, ये इसकी लंबाई होगी। अब देखिए यहाँ से हम मान लेते हैं इस पर प्लस का आवेश एक समान रूप से क्या हुआ है, वितरित हुआ है। एक समान रूप से प्लस का आवेश इस क्षण पर वितरित हुआ है, मतलब फैला हुआ है। तो अब इसकी हम लंबाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, इसकी लंबाई मान लेते हैं L है। कुछ समय के लिए हम इसकी लंबाई मान लेते हैं L, अनंत लंबाई है। या फिर मान लीजिए हमें इस बिंदु से ये जो अनंत लंबाई की जो क्षण है, इस अनंत लंबाई के क्षण के कारण इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं P, बिंदु मान लेते हैं P। इससे r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P। तो इस अनंत लंबाई पर आवेशित आवेश के कारण r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया, तो इसके कारण इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस के नियम के अनुसार। अब गॉस के नियम के अनुसार अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो गॉस के अनुसार क्या बताया गया था कि जब भी किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो उसके लिए जो भी तुम्हारा पृष्ठ है वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, बंद, तभी वैद्युत फ्लक्स बनेगा गॉस के अनुसार। गॉस के नियम की यही सबसे बड़ी विशेषता है, या उसके जो गॉसियन पृष्ठ तुमने बनाया था उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि गॉसियन पृष्ठ मतलब जो भी तुम्हारा पृष्ठ है, जो भी तुम्हारा सोर्स है, जिस पर आवेश है, जिसके कारण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और गॉसियन पृष्ठ जो है उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ से तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब जिस पॉइंट पर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, गॉसियन पृष्ठ भी उसी पॉइंट से ही गुजरना चाहिए और वो सममित रूप से बंद होना चाहिए। सममित का मतलब ये हो गया कि वो मतलब उसकी कोई भी सोर्स ले लीजिए तो उसकी हर एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये बताया था। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए ये अनंत लंबाई की कोई क्षण है, इस पर प्लस का आवेश विद्युत फैला हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लेना है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जो भी तुम गॉस, अब इस क्षण को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस के अनुसार वैद्युत फ्लक्स तभी उत्पन्न होगा जब पृष्ठ पूर्ण रूप से क्या हो, बंद हो। बंद होने का सिंपल लॉजिक ये होता है कि उसके प्रत्येक बिंदु उस पर क्या हो, लंबवत हो। उसका इस क्षण का प्रत्येक बिंदु उस पृष्ठ पर क्या हो, लंबवत हो, इसलिए ठीक है। तो इसको पूर्ण रूप से क्या करेंगे, बंद करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे इस टाइप से। इस टाइप से इधर भी बना देंगे, इतनी ही डिस्टेंस पर इधर ही बना देंगे एक हम काल्पनिक पृष्ठ। यहाँ से भी r दूरी पर एक हम काल्पनिक पृष्ठ बना देंगे इस टाइप से। ध्यान पर देखिए, तो ये एक टाइप से बेलन का बिहेव करेगा। जो भी तुमने काल्पनिक प्रश्न बनाया है वो एक टाइप से बेलन का बिहेव करेगा। देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए क्षण है, अगर इसको बंद करना है चारों तरफ से तो सीधी बात है कि इसको चारों तरफ से एक क्षण यहाँ रखे, 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 तभी तो चारों तरफ से बंद हो जाएगा समान रूप से। बस समझ रहे हो। तो समझो ये वही है कि ये क्षण रखी हुई है, एक यहाँ रखा हुआ है, इधर कोई क्षण दिया, एक उधर रख दिया क्षण, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर दिया, चारों तरफ से इसको क्या कर दिया है, हमने बंद कर दिया है। तो ये क्या करेगा, ये बेलन जैसा बिहेव करेगा।
जिसके चारों से, और उसकी हर एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहेगी, प्रत्येक बिंदु से समान रहेगी। यहाँ देखोगे तो आर, यहाँ भी देखोगे आर, तो इधर भी देखोगे आर, सभी डिस्टेंस क्या रहेंगी, समान रहेंगी। और हमें क्या करना है, इसके कारण इस पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, अगर कोई अनंत लंबाई की कोई क्षण है या कोई भी क्षण मान लीजिए है, एक रेखी क्षण है, उस पर समान रूप से आवेश वितरित है, तो उस एक प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। मतलब जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई L है, तो एक वर्ड आता है रेखीय घनत्व। रेखीय मतलब उसकी टोटल लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित है उसी को कहते हैं रेखीय घनत्व, जिसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय घनत्व यहाँ मैं ले देता हूँ, रेखीय घनत्व ये इसको लैम्ब्डा पे कर दिए होता है Q अपान में L, Q अपान में L, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम रेखीय लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश उपस्थित होगा, नेट आवेश, उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। आई होप आप बात समझ गए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्षण के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव काट लेंगे, क्योंकि उस पर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स छोटे से अवयव से। जब टोटल निकालो तो उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, गॉसियन पृष्ठ, उस बेलन, अब देखो ये तो बेलन की तरह बिहेव करेगा ना, तो इसकी ये जो हाइट है ना, हाइट ये हम मान लेते हैं क्या इसकी है, ये हम मान लेते हैं L है। इस बेलन की जो हाइट बनी है, जो भी हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, उसकी जो हाइट है वो हमने मान ली क्या L है, और इसकी जो त्रिज्या है वो तो इसी के ही बराबर हो जाएगी, R के ही बराबर। तो त्रिज्या इसकी हो गई R, ये बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा अवयव काट लेंगे इस टाइप से, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर तुम्हारा एक डायरेक्शन में होगा। इसका हम एरिया मान लेते हैं DA, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर DA हो जाएगा इस दिशा में, क्योंकि हमने अवयव काटा है वो कुछ लंबवत काटा। हमने क्या कहा है कि वैद्युत फ्लक्स तो तभी उत्पन्न होगा जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। तो यहाँ भी इस वाले प्लस आवेश के कारण इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इस डायरेक्शन में, तुम्हारे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। इधर भी देखोगे वैद्युत क्षेत्र, मतलब ये लंबवत, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, वो लंबवत होगी। तो यहाँ पे जो हमने अवयव काटा है वो भी कैसा काटा, लंबवत। तो जो भी पृष्ठ पर अवयव काटेगा लंबवत ही कटेगा, ठीक है। तो ये लंबवत हमने काटा है, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर, अब देखो ऐसे कटा है तो जाहिर सा क्षेत्रफल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर DA जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ तुम देख रहे हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल अवयव DA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्षेत्रफल अवयव DA मतलब इस प्लस Q आवेश के कारण या एक समान आवेशित क्षण के कारण इस क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ लिखेंगे क्षण के कारण या फिर एक समान आवेशित क्षण के कारण क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब अवयव छोटा है तो जाहिर सी बात है फ्लक्स भी इससे कम ही गुजरेगा, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे d फाई ई, वो हो जाएगा E वेक्टर इंटू में DA वेक्टर। पिछले जैसे मैंने बताया था कि d फाई बराबर E वेक्टर डॉट में E, क्योंकि दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स क्या होता है E वेक्टर डॉट में D। अब इनका डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो हो जाएगा d फाई E इक्वल टू में हो जाएगा E इंटू में DA कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर DA और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, तो यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल टू में 0 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो हो जाएगा d फाई E इक्वल टू में E DA कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा d फाई E इक्वल टू में E DA। आई होप आप बात को समझ आएगी। अब हम निकालेंगे कि इस, अब ध्यान पर देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ
अगर अब देखो यहाँ से कई सारे पृष्ठ बन गए हैं। अगर इस वाले में जब मैंने इस वाले क्षण के कारण इस पृष्ठ पर जब वैद्युत फ्लक्स निकाल रहा था तो ये क्षेत्रफल वेक्टर इधर इसी डायरेक्शन में था, वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में था, तो दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। अगर अब देखो यहाँ भी तो एक पृष्ठ बनना है, ऊपर देखोगे तो ये गोला जैसा ऊपर भी एक पृष्ठ बनना है, नीचे भी एक पृष्ठ बनना है। लेकिन अगर इस वाले पृष्ठ की बात करो तो ये पृष्ठ कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो जिसका क्षेत्रफल वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में लाई करेगा, इसका क्षेत्रफल वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में लाई करेगा, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये, क्योंकि ये जो पृष्ठ है वो कुछ ऐसा रखा हुआ है, और जाहिर सी बात जब ऐसा रखा तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर कुछ ऊपर की दिशा में लाई करेगा, मतलब प्रदर्शित करेगा। तो ये मान लीजिए कि क्षेत्रफल वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है तो ई डायरेक्शन में है, ई वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो अभी कितने बनना है, 90 डिग्री का। कितने का, 90। अब अगर तो यहाँ 90 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलो मैं कर देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ इस वाले पृष्ठ का इस बिंदु पर जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो d फाई E1 आ जाता है, d फाई E1 धरना ये हो जाएगा d फाई E1। इसको निकाल लेते हैं, यहाँ आने के लिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स d फाई E1। जब हमने थीटा काउंट क्या पुट किया है, 0, क्योंकि यहाँ दोनों पृष्ठ एक ही दिशा में है, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन, इसलिए थीटा के वैल्यू 0 पुट किया। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो d फाई E1 मान लिया। इस वाले पृष्ठ की बात करूँ, दूसरे पृष्ठ की बात करूँ तो यहाँ देखोगे दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो हो जाएगा d फाई E2, इसको मान लेंगे। तब यहाँ थीटा के लिए क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, तो हो जाएगा EDA cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0, इसलिए d फाई E2 की लिखनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद यहाँ भी देखिएगा तो ये भी तो एक पृष्ठ है ना, तो इसको देखोगे तो इसकी डायरेक्शन ये कुछ पृष्ठ ऐसा रखा हुआ, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी नीचे लाइक करेगा, काम करेगा। तो इसका अगर देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसी डायरेक्शन में है, और क्षेत्रफल अब ये जो ए होगा वो मान लो इस डायरेक्शन में लाइक करेगा। तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो यहाँ भी अगर इस पृष्ठ को हम थर्ड पृष्ठ मानते हैं, इसको मैंने फर्स्ट पृष्ठ मान लिया, इसको मैंने सेकंड मान लिया, तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो भी कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री पुट करोगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ जाएगा d फाई E3 अगर पुट करोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप पास समझ होंगे। तो यहाँ लिखेंगे नेट कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो हो जाएगा d फाई E इक्वल टू हो जाएगा d फाई E1 प्लस d फाई E2 प्लस d फाई E3। सबको क्या करें, जोड़ दीजिए, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब टोटल निकालना तो दोनों पक्षों का करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा d फाई E इक्वल टू में d फाई, यहाँ सर्किल बना देंगे ताकि पता चल जाए कि पृष्ठ कैसा है, बंद, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा d फाई E1 प्लस का इंटीग्रेशन में d फाई E2 प्लस में इंटीग्रेशन में d फाई E3। अब इन दोनों का वैल्यू तो 0 है, बस इसकी वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ ये वैद्युत फ्लक्स है, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई E। और यहाँ देखोगे d फाई E1, और d फाई E1 की वैल्यू हमारी कितनी थे, EDA आई थी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तो वहाँ थे EDA, तो यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे EDA, और यहाँ इसकी वैल्यू देखो तो 0 आया था, इसका भी कितना आया था, 0 आया था। इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। अब 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। अब ये तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ लिखेंगे फाई E इक्वल टू, अब यहाँ से E तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा फाई DA। अब यहाँ आ जाएगा फाई E इक्वल टू E क्या हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आपको पता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², और ये हो जाएगा तुम्हारा DA, और DA मतलब क्या हो गया, d फाई मतलब टोटल इसका एरिया। तो इस बेलन का जो टोटल एरिया होगा वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा, या इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू में
ए। अब से डी ए का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। अब ए मतलब क्या होगा, टोटल एरिया। तो टोटल ए मतलब किसका, उसी गॉसियन पृष्ठ का, इस क्षण का नहीं, इस गॉसियन पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल। और गॉसियन पृष्ठ जो हमने बनाया है वो हमारा कैसा है, बेलनाकार है। तो इसका तो बेलन का वक्र पृष्ठ लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल। और बेलन का क्षेत्रफल मतलब इसका वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो होता है 2πr/h। एच मतलब उसकी हाइट, और हाइट यहाँ पर क्या है, इसकी हमने एल मानी है, तो यहाँ पुट कर देंगे क्या, एल। तो इसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो हो जाएगा φ इक्वल टू में, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 और q अपान में r² इंटू में ए में तो टोटल एरिया, मतलब बेलन का एरिया। अब बेलन के एरिया में तो उसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πr/h, और h की जगह क्या पुट करना है, l, क्योंकि हमने हाइट l ली है। तो हो जाएगा 2πrl। तो यहाँ पुट करेंगे 2πrl। ये इसका क्या आ गया, जिसका वक्र पृष्ठ आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा φ इक्वल टू में 1/4πε0। अब इसको ऊपर लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर q लिखा है, ये क्या लिखा है, q। और q तुम्हारा क्या होता है, अगर मैं यहाँ से q का मान निकाल तो इसकी तिरछा क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू में l इक्वल टू क्या हो जाएगा, q, लेमडा इंटू l। आई होप आपको बात समझ आ रहेगी। तो जब q का ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ q की जगह हो जाएगा लेमडा l इंटू में इधर बट्टे में यहाँ एक r बच गया, इधर बच्चे में क्या हो जाएगा 2πl बच गया, क्योंकि एक r से r कैंसिल हो। तो ये हो गया तुम्हारा e। ये तुम्हारा कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। अब देखिए डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या होगा, टोटल एरिया आ जाएगा a, टोटल एरिया a। तो हो जाएगा φ e इक्वल टू e इंटू में a, ये मतलब टोटल एरिया। अब ए मतलब एरिया मतलब किसका, इस बेलन का, इस जो तुमने गॉसियन पृष्ठ बना उसका एरिया। और गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या है, वो है बेलन, यानी बेलन का एरिया। और बेलन का एरिया क्या होता है, उसका वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ अब देखो ई क्या है, ये मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हो जाएगा φ e इक्वल टू ई इंटू में ए मतलब हो गया एरिया, मतलब बेलन का एरिया है। तो बेलन हमारा कैसा है, सॉरी बेलन, अब बेलन का एरिया कहता है उसका वक्र पृष्ठ, वक्र होता है 2πrl। तो यहाँ पुट कर देंगे 2πrl। ये हमारा क्या, इसको समीकरण हम सेकंड मान लेंगे। अब ध्यान पकड़ दीजिए, φ e मतलब वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो हमारे अकॉर्डिंग इस क्षण के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो गुजरने वाला, किसी पृष्ठ से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आया है, हमारे अकॉर्डिंग इस क्षण के कारण किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कोई कुल वैद्युत फ्लक्स है, वो आया है हमारा E इंटू में 2πrl। लेकिन गॉस के अनुसार किसी बंध से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो होता है Q/ε0, कुल वैद्युत फ्लक्स। वो हमारे अनुसार कुल वैद्युत फ्लक्स इतना होता है, और गॉस के अनुसार Q/ε0 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार कुल वैद्युत फ्लक्स φ e इक्वल टू वो होता है Q/ε0। इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण 2 और समीकरण थर्ड में देखिए, इनका लेफ्ट साइड क्या होगा, बरोबर, क्योंकि यहाँ φ e यहाँ φ e, तो इनका जो लेफ्ट साइड बरोबर तो राइट साइड क्या आ जाएगा, बरोबर। तो लिखेंगे समीकरण 2 थर्ड से, जब समीकरण 2 थर्ड से इनका लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड का बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे e ब्रैकेट में 2πrl इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0, Q/ε0। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही है। ध्यान पर देखिए, यहाँ से जितनी जगह की शॉर्टेज थोड़ा देखिए, यहाँ से Q/ε0। अब ये हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसको यहाँ रखिए, ये बाकी इधर गुणे में इधर कहाँ जाएगा, मल्टीपल में जाएगा। तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ। तो हो जाएगा E इक्वल टू में, अब देखो 2πrl, इसको यहाँ लेंगे तो 1/, में जाएगा 2πrl, और ये हो जाएगा गुणे में क्या आ जाएगा Q/ε0। ये 2πrl इधर मल्टीपल में था, इधर कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा 1/, में 2πrl और गुणे में Q/ε0। अब Q क्या है, अब यहाँ पर Q की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू वो होता है Q/,
एल, क्यू अपान में एल, मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसकी इधर तीसरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू में एल, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा, उसकी प्रति एकांक लंबाई पर कुल कितना आवेश होगा, तो वो हो जाएगा लेमडा इंटू में एल। अब इसी क्यू का उठा के मान यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा ई इक्वल टू में 1/2 पाई आर एल इंटू में क्यू की जगह पर लेमडा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट, और एल से एल क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ई इक्वल टू में 1/2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा लेमडा और आर द मल्टीपल तो इसको यहाँ लाएंगे इसके साथ में, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे में आर, ये क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इस अनंत लंबाई की क्षण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के अनुसार। अगर इसको और सिंप्लीफाई करिए तो इसमें क्या करें, इसमें ऊपर से 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2 लेमडा और 2 की यहाँ मल्टी 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से मल्टी 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नॉट, और 2 की लेमडा से हो जाएगा 2 लेमडा अपान में आर, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण गॉस के अनुसार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो वो होती है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे में आर। उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा, ये फर्स्ट अनुप्रयोग था, ये समझ आया होगा। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आइए अब मैं इसका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का सेकंड अनुप्रयोग करता हूँ। सेकंड अनुप्रयोग क्या कह रहे हैं, कहना अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हमने क्या किया था, कोई अनंत विस्तार की एक चालक क्षण थी, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती है गॉस के अनुसार। अब हमें क्या करना है, अनंत विस्तार की एक समतल चादर अचालक, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई हम यहाँ पर बना दें समतल अचालक चादर। एक मिनट, चादर, समतल चादर सुनो ना, ये मतलब किसी भी शेप की हो, फिलहाल वर्गाकार या आयताकार एक समतल चादर हो, मतलब शेप साइज हर चीज़ सेम होनी चाहिए, मतलब एक रैंडम नहीं होनी चाहिए, या तो वर्गाकार हो या आयताकार हो, ये किसी टाइप की चलेगी, तो चादर होनी चाहिए, ठीक है। वो भी कैसे, अचालक चादर है। अब अचालक चादर एक होती है, चालक चादर, दोनों में फ़र्क क्या होता है, फ़र्क इतना ही होता है कि जब चादर, जैसे अगर चादर में चालक है तो चालक में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या आवेश होते हैं वो उसमें मोशन कर सकते हैं। तो चालक के केस में जो सारे आवेश होते हैं वो इसके पृष्ठ पर ना होकर के, मतलब पृष्ठ के अंदर ना होकर के सारे उसके सतह पर चले जाते हैं, क्योंकि वो गति करेंगे एक दूसरे प्रतिकर से बल लगाएंगे तो सारे के सारे उसके कहाँ जगह पृष्ठ पर चले, अंदर ना होकर के हैं। और अचालक चादर के केस में जितने भी आवेश होते हैं सब उसके पृष्ठ पर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आवेश मोशन कर नहीं पाते हैं, प्रतिकर से चाहे जितना लगे पर वो अपन मोशन अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे, जहाँ है वहीं पर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये क्यों दोनों फर्क होता है, ये हम अंतर्बाद बता देंगे। फिलहाल अभी यहाँ समझिए, कोई अचालक चादर है, अब मान लेते हैं ये धन आवेशित है, जो अचालक चादर है वो कैसी है, धन आवेशित है, इस पर प्लस का आवेश है, और प्लस का आवेश होता है जैसा तुम रखना चाहो वैसा भी रख सकते, उससे कोई नहीं फर्क। मान लीजिए धन आवेशित हमारी कोई चादर प्लेट है, अब इसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी समझिए चादर प्लेट कुछ ऐसे रखी हुई है, इस टाइप से, ध्यान पर सुनना। तो इस चादर प्लेट के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लेते हैं इससे, ये चादर प्लेट है कुछ ऐसे रखी है, तो इससे r दूरी पर, तो इससे हम मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर एक बिंदु हमने ले लिया P, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कुछ चादर प्लेट है तो ये हल्की मोटी जैसी होगी ना, तो ध्यान पर देखिए इसके दो पृष्ठ बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरी बुक है, ये बुक, तो चादर प्लेट ऐसे रखी होगी, तो इसका अगर ध्यान पर देखो तो इसके दो पृष्ठ बनेंगे इधर से, एक इधर भी एक पृष्ठ बन जाएगा, एक इधर भी पृष्ठ बन जाएगा। तो इस वाले पृष्ठ के कारण समतल चादर, क्योंकि ये भी समतल चादर का अलग बिहेव करेगी, ये समतल चादर का अलग बिहेव करेगी, तो इसके कारण भी एक इधर पृष्ठ बनेगा, एक इधर पृष्ठ बनेगा, जिसकी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इसकी इधर होगी, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर होगी। तो इसके कारण इधर भी एक
प्रश्न बनेगा ना। तो इसी के सममित r डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु ले लिया P, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस वाले पृष्ठ के कारण। और इसी के, अब ये पृष्ठ ये पर सममित है ना, दोनों सेम है पृष्ठ, तो इसी के कारण इतने ही डिस्टेंस पर, इसी के सममित मतलब इतने ही डिस्टेंस पर एक बिंदु P ले लेंगे इसकी दूसरी साइड में r डिस्टेंस पर, यहाँ लेते हैं P डैश, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे क्योंकि पृष्ठ क्या है तुम्हारे सेम है। आई होप बात समझ रहे होंगे। तो देखिए अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस पृष्ठ से, अब आपको पता है कि अगर कोई भी पृष्ठ है वो आवेशित है तो उस पृष्ठ से गॉस के अनुसार सबसे पहले क्या करें, उस पृष्ठ को क्या करें, पूर्ण रूप से बंद करिए, पूर्ण रूप से बंद, क्योंकि जिस पृष्ठ पर तुम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो उसके लिए जो भी तुम्हारा पृष्ठ है जो आवेशित है वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ, और वो गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है। अब गॉसियन पृष्ठ मतलब क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ वही हो गया कि मतलब ये पूर्ण रूप से समान रूप से बंद होना चाहिए। तो सीधी बात है, अब ये समतल चादर प्लेट है जैसे इस टाइप की है, तो इतने ही साइज की मान लो ये प्लेट मैंने यहाँ पर रख दी, तो अगर इसको पूर्ण रूप से बंद करना है तो इतने ही साइज की, इतने ही मोटाई की, मतलब कह लीजिए एक टाइप से साइज की ही एक प्लेट यहाँ रख दें, एक प्लेट यहाँ रख दें, तो दोनों तरफ से बंद हो जाएगा ना। एक प्लेट यहाँ रख दें, एक प्लेट यहाँ रख, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बराबर डिस्टेंस पर रख दें। और ऊपर से भी इसको कवर कर दें, नीचे से क्या कर दें, कवर कर दें, इतने ही साइज की ऊपर से कवर कर दें, नीचे से कवर कर दें, तो ये पूर्ण रूप से क्या आ जाएगी, ढक जाएगी ना और बंद हो जाएगी। तो अब वही करेंगे, तो यहाँ भी क्या करें, इसी साइज का मैं दिखा देता हूँ, हल्का सा कल्पना करके मैं दिखा देता हूँ कि मैंने मान लीजिए कि इसी साइज़ का मैंने यहाँ एक प्लेट रख दी है इस टाइप से, और मान लो यहाँ भी हमने एक प्लेट इसे इस दिशा में रख दी। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसमें पूरी बंद होगी तुम्हारी, ऊपर भी मान लो रखी होगी कि नीचे भी रखी होगी, तो ये पूरी से क्या होगी, क्लोज होगी। तो हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है गॉसियन पृष्ठ पर, उस पर एक छोटा सा अवयव काटिए। तो यहाँ से एक छोटा सा हम एलिमेंट काट लेंगे इसी साइज का अवयव, ठीक है। तो इस टाइप से काट लेंगे, ये हमने एक एलिमेंट काट लिया, इधर भी एक एलिमेंट काट लेंगे, बिंदु पे दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट काट दिया, छोटा सा अवयव। अब देखो छोटा सा हमें इस पर वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इस वाले छोटे से एलिमेंट में जिसका एरिया हमने मान लिया क्या है, डी ए, एरिया मान लिया डी ए, और जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया उसका हमने एरिया मान लिया ए। तो जब, क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही गॉसियन पृष्ठ का एरिया होगा, क्योंकि दोनों हमने उसी के सममित ही माने हैं, इसी साइज का तो गॉसियन पृष्ठ बनाया है, तो जो इसका एरिया वही इसका एरिया हो जाएगा। तो जो हमने एलिमेंट काटा उसका एरिया हमने मान लिया डी ए। तो हमें जो वैद्युत फ्लक्स निकालना है वो इस बिंदु, इस वाले आवेश के कारण इस वाले छोटे से अवयव से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो बाकी एरिया हमसे क्या मतलब, इसको छोड़, इसको हम मिटा भी सकते हैं, उससे हमसे कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए इस वाले साइज को हम क्या कर देंगे, इसको हम मिटा देंगे, जो बाकी जो गॉसियन पृष्ठ। लेकिन बना है, ऐसा माना कि तो कल्पना करना कि बना है, लेकिन बड़ा जैसे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमें इस छोटे से अवयव से वैद्युत फ्लक्स निकालना है। आई होप बात समझ रहे होंगे। तो मैं इधर भी इसको क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, हल्का अगर यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से इसको अभी मिला देते हैं, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक तरफ से वही छोटा सा एलिमेंट का एरिया। तो यहाँ इसके कारण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। आई होप आप ये डायग्राम समझ चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब देखो ये प्लस का आवेश है, तो जाहिर सी बात है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, बिंदु मान लीजिए पी है तुम्हारा, बिंदु क्या है पी, तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि जब प्लस का आवेश होता है तो दिशा बाहर की तरफ होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है। और जब आवेश तुम्हारा माइनस का होता है, अगर जैसे ये प्रश्न आवेश में माइनस का होता है तो इसकी दिशा की तरफ अंदर की तरफ, तो माइनस के केस में वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है और प्लस के केस में वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है। तो इस समय जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, और जिसका क्षेत्रफल वेक्टर डी हमने काटा वो भी किधर है, वो भी तुम्हारा इसकी दिशा, क्योंकि ये लंबवत है तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, डी ए वेक्टर, और दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। और यहाँ भी देखो तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वो भी इधर इसी डायरेक्शन में है, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकाले हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी भी दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ई वेक्टर। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कुल वैद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ लिखूंगा कि क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल वेक्टर बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु
P पर क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई E1 मान लेंगे, डी फाई E1, क्योंकि एक प्रश्न ये ले लिया, एक प्रश्न हमने ये लिया है, तो डी फाई E1 मान लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो हो जाएगा E वेक्टर इंटू में डी ए वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो हो जाएगा डी फाई E1 इक्वल टू में ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि दोनों क्या हैं एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ 0 पुट करोगे तो कॉस 0 का मान 1, यानी डी फाई E1 इक्वल टू कितना E इंटू में डी ए आ जाएगा। आई होप बात समझ आएगी। तो वैसे ही इधर भी देखिए, तो यहाँ भी क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और ई वेक्टर दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, फ्लक्स तो इतना ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट में दूसरे पृष्ठ के लिए डी फाई E2 वो हो जाएगा ई डी ए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स में लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू में डी फाई E1 प्लस डी फाई E2, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2 दोनों को ऐड कर दिया कुल वैद्युत फ्लक्स। अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी फाई E1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ डी फाई, यहाँ भी दोनों पक्षों का करते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या क्लोज का चिन्ह, ताकि हमें ये पता चले पृष्ठ कैसा है बंद, मतलब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। आई होप बात समझ आई होगी। अब यहाँ से गए तो ये तो कुल हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इंटीग्रेशन करोगे, और डी फाई इसकी वैल्यू कितनी है, वो भी तुम्हारी है ई डी ए इंटीग्रेशन प्लस यहाँ भी कितना है तुम्हारा ई डी ए। अब यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए प्लस यहाँ से क्या ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ए हो जाएगा फाई ई। अब ए का इंटीग्रेशन करोगे डी ए का, तो टोटल एरिया हमने क्या माना है इसका ए माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या ए, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू में ई ए प्लस का ए भी हो जाएगा ई ए, क्योंकि इसका भी टोटल एरिया ए ही हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी ई है ये भी ई है, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू में 2E ए। अब यहाँ से देखिए तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे थर्ड। तो हमारे अनुसार किसी समतल अचालक चादर प्लेट के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र जो कुल पृष्ठ है, कुल वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला किसी पृष्ठ से, किसी गौसियन पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स आया है, वो आया है फाई ई इक्वल टू में 2EA, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारे अकॉर्डिंग जो हमने निकाला है। लेकिन गॉस के अनुसार जो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है, तो लिखेंगे गॉस के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। गॉस के अनुसार इसको समीकरण 4 मान लेंगे। तो समीकरण थर्ड और समीकरण 4 में देखिए इनका लेफ्ट साइड क्या हो गया बराबर, तो राइट साइड क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से इनका लेफ्ट साइड क्या है बराबर, तो राइट साइड क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इधर हो गया 2EA इक्वल टू इधर हो गया Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब ए इधर गुणे में इधर है, क्योंकि हमें निकालना क्या, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ई को यहाँ रखिए और 2A को मल्टीपल में ले जाइए, मतलब गुणे में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएंगे, मैंने बट्टे में जाएंगे, तो हो जाएगा Q अपान में एप्सिलॉन नॉट और गुणे में 2A। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो इसको ही रखिए। अब 2A इधर गुणे में इधर कहाँ जाएगा बट्टे में, तो Q बट्टे में एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2A हो गया। अब Q क्या है, ये हमारा है आवेश, क्या है कुल आवेश, किसी पृष्ठ पर, किसी समतल पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश। तो ध्यान रखिए किसी पृष्ठ पर जो उपस्थित कुल आवेश होता है उसको कहते हैं, यदि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश को कहते हैं पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व यहाँ लिख लेना, पृष्ठीय घनत्व, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है Q अपान में A, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश को कहते हैं पृष्ठीय घनत्व। जैसे वहाँ मैंने बताया था कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश को
रेखीय घनत्व कहते थे, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते थे। वैसे ही अगर कोई पृष्ठ है तो उसके पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित कुल आवेश हैं उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसको अगर तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इक्वल सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू में क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू में ए, यानी कुल आवेश कितना आ गया सिग्मा इंटू में ए। अब इसी क्यू का उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू में क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू ए, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू में ए, और पान में हो जाएगा अपसाइलन नॉट और गुणे में 2a, ए से ए क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा अपान में 2 अपसाइलन नॉट। ये क्या आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी अनंत समतल चादर अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर गॉस के अनुसार जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो होती है इक्वल टू में 2 अपसाइलन सिग्मा अपान में 2 अपसाइलन नॉट। तो आज मैंने इस वीडियो में इस लेक्चर में मैंने गॉस के प्रमेय के 2 अनुप्रयोग कराए हैं। बाकी के जो अनुप्रयोग हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लेकिन बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास उसका पहले पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।